नमस्कार दोस्तों, आज मैं मंदाकिनी श्रीवास्तव आपके सामने अपनी स्वरचित कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है मॉल। तो दोस्तों, आनंद लीजिए कहानी का और अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं कहानी मॉल। आसमान में सूर्य अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव से गुजरकर रात के आंचल में थकान दूर करने को आतुर था और इधर एक निर्माणाधीन भवन में सुबह से काम कर रहे बिरजू का तन भी थक कर चूर हुआ जा रहा था। लेकिन बिरजू का मन लगातार सामने दिख रही विशालकाय और अति सुंदर इमारत की ओर भाग रहा था, जहां सुबह से शाम तक बस चकाचौंध और चहल पहल रहती थी। लगता था सारी खुशियां यहीं पर मिलती हैं और यहाँ आने वालों के पास कोई कमी कोई गम है ही नहीं। फैशन और तड़क भड़क से लबरेज हंसते मुस्कुराते युवक युवतियाँ, महिला पुरुष, प्रसन्न व सुंदर बच्चे बड़ी बड़ी कारों और गाड़ियों से उतरते और आइसक्रीम खाते हाथों में बड़े बड़े पैकेट लेकर बाहर आते। क्या जन्नत ऐसी ही तो नहीं होती होगी जहाँ हर कोई खुश और प्रसन्न है अपनी ही मस्ती में? बिरजू सोचा करता। बिरजू करीब 15-20 दिन पहले ही एक छोटे से गांव से काम की तलाश करते करते दिल्ली आ पहुंचा था, अपनी पत्नी कमली और 7 साल के बेटे भुवन के साथ। गांव की थोड़ी सी जमीन में गुजारा होना मुश्किल हो गया तो बिरजू ने गांव की जमीन पर खेती करने का काम बड़े भैया पर छोड़ दिया और शहर आकर काम ढूंढने का निश्चय किया। 15-20 दिन भटकने के बाद इसी बिल्डिंग में उसे मजदूरी मिल गई और उसकी पत्नी कमली ने आसपास की 3-4 कोठियों पर झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। भुवन को भी सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया गया था। बिल्डिंग में ही काम करने वाला एक पेंटर राघव, जो शायद थोड़ा पढ़ा लिखा होने के साथ इसी शहर में काफ़ी पहले से रह रहा था, अक्सर ही बिरजू को नई नई बातें बताता रहता था, जिससे बिरजू अत्यंत ही प्रभावित हुआ करता था। बिरजू के गांव का होने के कारण वह बिरजू के सामने अपनी शान काटता रहता, किंतु बिरजू तो उससे बड़ा ही प्रभावित था। शहर का यह अनुभव बिरजू के लिए बड़ा ही निराला था। अब तो यह सामने वाली बिल्डिंग ही उसके ध्यान और कौतूहल का नया केंद्र बन चुकी थी। बिरजू आज बड़े ही ध्यान से उसे देख रहा था कि अचानक राघव वहां आ पहुंचा। बिरजू की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए वह बोला, क्या बात है बिरजू, कहाँ खोए हो? अचानक जैसे बिरजू की तंद्रा भंग हुई। कुछ नहीं, बस वह सामने की इमारत कितनी सुंदर है, कितनी चहल पहल है यहाँ, सब कितने सुंदर और खुश लग रहे हैं, जैसे कोई त्योहार की रौनक। आत्ममुग्धता से वह बोला। अरे वह तो मॉल है, मॉल। हंसते हुए राघव बोला। मॉल? बिरजू हकलाते हुए बोला। माल नहीं, मॉल मॉल, समझे? राघव बोला। मॉल मॉल, बिरजू ने दोहराया। उफ, तुम गांव के लोग इतना भी सही से नहीं बोल पाते। मॉल। आखिरी बार आंखें बड़ी करते हुए राघव लगभग चीखते हुए बोला। बिरजू झेप गया। उसे राघव बड़ा ही होशियार और जानकार लगा। तुम वहां जा चुके हो क्या? क्या होता है वहां? उसने झिझकते हुए राघव से पूछा। मैं? और क्या, मैं तो कई बार जा चुका हूँ, राघव गर्वीली मुस्कान के साथ बोला। और वहां की बात तो बस पूछो ही मत। बस इतना समझ लो कि जन्नत है भैया, जन्नत। सारी सुविधाएं, खाना पीना, सिनेमा, खरीदारी, घूमना फिरना, और वह भी सब एयर कंडीशन भवन में, सब एक छत के नीचे। पता है कितने बड़े बड़े अमीर घरों के फैशन वाले लोग आते हैं वहाँ, खाते पीते मौज करते, खरीदारी, बच्चों के झूले, सब कुछ। चीज़ें भी ऐसी ऐसी जो दुकानों पर ढूंढे ना मिले। अच्छा? बिरजू की आंखें विस्मय से फैली जा रही थी। टिकट कितना लगता है अंदर जाने का? बिरजू ने पूछा। अरे टिकट कुछ नहीं, फ्री, बिल्कुल फ्री। राघव ने बिरजू की पीठ थपथपाई
और हंसते हुए आगे बढ़ गया। उस रात बिरजू को नींद ना आई। बस आंखों में एक ही सपना पल गया, कुछ भी हो, कम से कम एक बार तो मॉल जाना ही है। कमली और भुवन को भी उसे खुश देखना है, जैसे मॉल में बच्चे और औरतें दिखते हैं। बस थोड़े से पैसे ही तो बचाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, बड़ी खुशी के लिए प्रयास तो करने ही पड़ते हैं। यही सब योजना बनाते बनाते कब भोर हो गई उसे पता नहीं लगा। दूसरे दिन काम से घर आते ही उसने कमली को पैसों के लिए सख्त निर्देश दे दिए कि इस महीने से हम केवल एक समय ही दाल या सब्जी खाएंगे और कोठियों से मिले पैसे भी तुम मुझे देना। तुम्हें कोई भी सामान नहीं खरीदना है। कमली हतप्रभ थी। शहर आने के बाद कई जरूरी सामान खरीदने के लिए वह अपनी पहली तनख्वाह का इंतजार कर रही थी, किंतु यहाँ तो तनख्वाह आने से पहले ही बचाने का आदेश हो गया था। बिरजू की चप्पल फट रही थी, लेकिन वह अपने हाथ से ही उसे सिलकर काम से पैदल ही घर आता जाता था। भुवन ने भी कॉपियों की मांग की थी, जिसे बिरजू ने टाल दिया। यहाँ तक कि एक बार 5 रुपए की आइसक्रीम के लिए भी उसने भुवन को डपट दिया। कमली को समझ नहीं आ रहा था कि पति की इस अति कृपणता का कारण क्या है, किंतु वह बिरजू के गुस्से से डरती थी, इसलिए परेशान होते हुए भी चुप थी। धीरे धीरे 3 माह बीत चुके थे। अब तक बिरजू ने 4000 रुपये बचा लिए थे। एक दिन वह बाजार गया और उसने 2000 रुपये में कमली के लिए कुर्ती पजामी और ऊंची एड़ी की सैंडल और भुवन के लिए निकर शर्ट और जूते खरीदे। अपने लिए उसने राघव से एक अच्छी टी शर्ट और पैंट उधार मांग ली। घर पहुंचकर बिरजू ने कमली को कुर्ती पजामी दिखाई तो वह गुस्से और आश्चर्य से बिरजू से बोली, एक तरफ तो पैसे बचाने के लिए आपने हमारे भरपेट भोजन खाने पर भी रोक लगा दी थी, और आज अपने आप ही मेरे और भुवन के लिए नए कपड़े और जूते ले आए। और तो और कम से कम यह तो देखा होता कि यह कुर्ती पजामी मैं पहनती भी हूँ कि नहीं। अरे मुझे पता है कि तुम साड़ी ही पहनती हो, पर यह कुर्ती पजामी पहनाकर मैं तुम्हें और भुवन को घुमाने ले जाऊंगा। पता है कहाँ? मॉल। कमली के पूछने से पहले ही बिरजू ने बता दिया। पता है, मेरे काम वाली बिल्डिंग के सामने मॉल है। बड़ी अच्छी जगह है, बड़े लोगों की घूमने वाली। इसीलिए तो फैशन वाले कपड़े लाया हूँ बगली, तुम नहीं समझोगी। बोलते हुए बिरजू कमली को हैरानी में छोड़ मुस्कुराता हुआ भुवन को उसके कपड़े दिखाने चल दिया। दूसरे दिन बिरजू ने काम से आधे दिन की छुट्टी ले ली और कमली ने भी जल्दी ही सारे काम निपटा लिए। वह भी बिरजू के मुख से मॉल की बड़ाई सुनकर मॉल जाने को आतुर थी। नए कपड़े पहनकर सज संवर कर जब तीनों चलने लगे तो बिरजू ने धीरे से कमली का जूड़ा खोल दिया और कहा, अब एकदम फैशन वाली मेम लगोगी। कमली शर्मा गई। मॉल के दरवाजे पर ही एसी की ठंडी हवा के झोंके ने दोनों के तन मन को छू लिया। कितना ठंडा है यहाँ, बाहर की कड़ी धूप और गर्मी से दूर कितना आनंद है यहाँ। कितना आनंद आएगा यहाँ खरीदारी करने में, बिरजू ने सोचा। पूरे 2000 रुपये हैं हाथ में खर्च करने के लिए। वह फूला न समाया। नई नई दुकानों में बड़ी बड़ी आदमकद मूर्तियाँ, कपड़े, जूते, घड़ियाँ और चलने वाली सीढ़ी, सुंदर सजीले लोग। बिरजू, भुवन और कमली, इन तीनों के लिए यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। पहली दुकान पर बिरजू शीशे के बाहर से ही अंदर झांकने लगा कि दुकान के गार्ड ने उनका स्वागत करते हुए दरवाजा खोलकर अंग्रेजी में कुछ कहा। बिरजू को आज स्वयं को बड़ा ही सम्मानित महसूस हो रहा था और वह भी अपनी पत्नी के सामने। उसका सीना चौड़ा हो गया। दुकान में साड़ियाँ बिक रही थीं। बिरजू ने एक साड़ी को हाथ लगाया ही था कि एक सुंदर महिला जो पैंट शर्ट पहने आई और बोली, जी यह 50% छूट पर है, केवल 3000 की। अचानक बिरजू के हाथ से साड़ी छूट गई, उसकी जेब के पैसों से भी ज्यादा। साड़ी तो साधारण ही लगी थी उसे। पत्नी ने आंखों से इशारा करके उसे मना किया तो सब दुकान से बाहर आ गए।
दोबारा वे सब जूतों की दुकान पर गए। इस बार बिरजू ने किसी के बताने से पहले ही दाम पढ़े। 2200, 3999, 2500। उफ, इतने महंगे जूते! सच, क्या लोग इतने महंगे जूते भी पहनते हैं? बिरजू को विश्वास ना हुआ। तीनों इस दुकान से भी बाहर निकल आए। बाहर आते ही भुवन लावा 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 दिला दो कहकर रोने लगा। देखा तो सामने लावे वाले की दुकान थी। कितने का है भाई? बिरजू ने पूछा। 100 रुपए का छोटा और 150 का बड़ा। क्या, इतना महंगा? पर हमारे यहाँ तो टन टन करके कढ़ाई बजाने वाले से हम 5-10 रुपए में ही ढेर सारा लावा खरीद लेते थे। कितने का पॉपकॉर्न दूं? दुकान वाले की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। पॉपकॉर्न? अच्छा, मॉल के लावा को पॉपकॉर्न कहते हैं। लेकिन 10 रुपए के लावा के लिए 100 रुपए खर्च करना वास्तव में गाढ़ी मेहनत की कमाई के साथ पाप करने जैसा ही है, बिरजू ने सोचा। लेकिन भुवन था कि मान ही नहीं रहा था, तो उसे 100 रुपए वाला एक पॉपकॉर्न दिलवाना पड़ा। थोड़ी ही देर हुई थी कि भुवन आइसक्रीम की जिद करने लगा। बिरजू ने देखा कि कमली की आंखों में भी आइसक्रीम खाने की ललक थी, सो उसने पूछा, कितने की है भाई? 60 रुपए की, दुकान वाले ने बताया। महंगी तो थी, पर मॉल में घूमने का मजा लेना था, तो उसने दो आइसक्रीम के लिए कह दिया। तो कमली जिद पर अड़ गई कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो फिर बिरजू ने 3 आइसक्रीम देने को कहा। ₹60 × 3 यानी 180 रुपए का हिसाब मन ही मन लगाकर जब उसने पैसे आइसक्रीम वाले को दिए तो वह बड़े अदब से बोला, 400 रुपए सर, डबल स्कूप है। फिर वह चॉकलेट आइसक्रीम 80 रुपए की है, स्पेशल फ्लेवर। वह मुस्कुराया। बिरजू का कलेजा मुंह को आ गया। यहाँ तो उसके हाथ से सारा पैसा रेत की तरह फिसला जा रहा है। भारी मन से उसने आइसक्रीम के पैसे चुकाए। काफ़ी देर तक इधर उधर टहलने के बाद उन्हें भूख लगाई तो देखा कि एक जगह पर सब बैठे खाना खा रहे हैं। वहीं पर वे सब भी बैठ गए। देखा सबसे सस्ता था छोला भटूरा। एक कितने का? उसने पूछा। 140 रुपए का एक प्लेट। वैसे तो यह भी बहुत महंगा था, पर चलो 2 प्लेट में तीनों खा लेंगे। तो उसने 2 प्लेट का ऑर्डर कर दिया। पर यह क्या, फिर से बिल ज़्यादा। 140 रुपए प्लेट के हिसाब से 2 प्लेट छोले भटूरे का 320 रुपए कैसे? पूछने पर उत्तर मिला, टैक्स लगा है। उसने अपना सिर पीट लिया। क्या यहाँ कुछ भी बताए गए दर पर मिलता भी है या नहीं? तभी भुवन के मुंह में मिर्ची चली गई। पानी कहाँ मिलेगा? पूछने पर 30 रुपए की पानी की बोतल थमा दी। अब तक उसका मन खट्टा हो चुका था। अभी तो कुछ खरीदा भी नहीं और 800-900 रुपए खत्म। एक खिलौने की दुकान के बाहर भुवन की ललचाई नजरों को देख उसका मन उदास हो गया। बिरजू भुवन को बहुत प्यार करता था, पर कुछ भी उसके बस में नहीं था। खिलौना ना पाकर भुवन और उदास हो गया, तो उसने उसे ट्रेन वाले झूले पर झुलाने को सोचा। झुला दो मेरे बेटे को भी भैया। चुटकी बजाते ही 5 मिनट बीत गए, पर भुवन तो उतरने को तैयार ही नहीं था। जबरदस्ती खींच कर उतारना पड़ा। देखो वह भी झूला है। भुवन को बहलाने के लिए बिरजू ने उसे एक एस्केलेटर दिखाया। भुवन आंसू मिश्रित आंखों से एस्केलेटर को ध्यान से देखने लगा। बोला, ठीक है तो उसी में झुला दो। अच्छा चलो, बिरजू बोला, पर कमली ठिठक गई। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, गिर गई तो हड्डी टूट जाएगी। चलो मैं तुम्हें ही ले चलता हूँ, बिरजू भुवन से बोला। पर यह क्या, उस चलती फिरती झूले नुमा सीढ़ी पर तो भुवन एक बार भी पैर नहीं रख पा रहा था। हर बार जैसे ही वह पैर रखता, सीढ़ी ऊपर चली जाती और वह पैर हटा खड़ा रह जाता। अब तो उसके चेहरे पर भी डर व झेप की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। आसपास देखा
तो दो एक लोग व्यंग्यात्मक मुस्कान से उसे देख रहे थे, तो पीछे वाले खींच रहे थे कि उन्हें जल्दी से रास्ता मिले। खैर, बिरजू वहां से भी लौट आया। भुवन दहाड़ मारकर रोने लगा तो लोग उसे देखने लगे। वह यहाँ अब असहज व घुटन का अनुभव कर रहा था। वह भुवन को हंसकर बहलाने लगा। यह झूला बेकार है, चलो बाहर इससे बढ़िया गोल चक्कर वाले बड़े झूले में तुम्हें झूलाता हूँ, कहकर वह कमली और भुवन का हाथ पकड़कर मॉल से बाहर आ गया। बाहर से गर्म और सूखी हवा का तेज झोंका उससे टकराया, पर उस जानी पहचानी हवा में उसने एक अजीब से सुकून का अनुभव किया। मॉल से उसका मोह भंग हो चुका था। बाहर एक झूले वाला बच्चों को झुला रहा था। कितने का है भैया? 10 रुपए का, झूले वाला बोला। तो फिर भैया झुला दो मेरे बेटे को भी, बिरजू बोला। पापा पापा मैं 2 बार झूलूंगा, भुवन ने कहा। हाँ हाँ बेटा, तू जरूर 2 बार झूलना, बिरजू ने चिल्लाकर कहा। मॉल के पैसे में तो तू 10 बार झूल सकता है बेटे, वह सोच रहा था। झूले वाले ने तेजी से झूला झुलाना शुरू कर दिया। भुवन सबसे ऊंचाई पर पहुंचकर चिल्लाया, पापा ओ पापा, मुझे मॉल नहीं मेला ले जाया करो। बिरजू की आंखों में संतुष्टि के आंसू थे। तो श्रोताओं, दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट में मुझे बताइए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहानी शेयर करिए। फिर से मिलेंगे एक और कहानी लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।